जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, भारत सरकार जो है ना, जो नाविक हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNS या नाविक, उसके कमर्शियल यूज के बारे में जो है विचार कर रही है। और इसरो बहुत जल्द जो है अपने सैटेलाइट्स में एडिशनल फ्रिक्वेंसी को ऐड करने जा रही है। आपको बता दें कि जो इस समय जितने भी डिवाइसेस आते हैं, वो चाहे घड़ी हो, स्मार्टफोन, जो भी स्मार्ट वॉचेज आते हैं या फिर बैंड आते हैं, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन, और विशेष रूप से जो आजकल वाहन आ रहे हैं, उन सभी में भी जीपीएस की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि भारत के पास अपना एक जीपीएस सिस्टम है, जिसे हम नाविक कहते हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो भारत सरकार उसमें जो है, इसरो ने बताया कि भारत सरकार के कहने पर बहुत जल्द जो है उसमें L1 फ्रिक्वेंसी के एडिशनल बैंड को ऐड करेगी, जो कि जितने भी वियरेबल डिवाइसेस होते हैं या फिर स्मार्टफोन होते हैं या फिर पर्सनल ट्रैकर्स होते हैं, वो लो पावर कंज्यूम करते हुए जो है आपकी जो रियल लोकेशन है उसे शेयर करेंगे आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये देखिए, ये है कुछ नाविक। तो नाविक क्या है? देखिए, नाविक जो है ना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन या IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, यह जीपीएस का एक विकल्प है जो कि भारत द्वारा तैयार किया गया है। इसरो द्वारा विकसित नेविगेशनल उपग्रह प्रणाली को पहली बार 2006 में 174 मिलियन US डॉलर की लागत से अनुमोदित किया गया था, लेकिन यह केवल दो- जो है 2018 तक चालू हो पाया। वर्तमान में इसमें 8 उपग्रह शामिल हैं जो पूरे भारत को कवर करते हैं और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक हैं। सरकार ने कहा है कि नाविक जीपीएस की तरह एक्यूरेट है। और वहीं पे जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने संसद में अपने जवाब को दोहराया कि नाविक प्रणाली का प्रदर्शन अन्य पोजिशनिंग सिस्टम के बराबर है। तो देखिए, L1 फ्रिक्वेंसी क्या है जिस पर अभी हम चर्चा करें, तो और यह नाविक के उपयोग में कैसे मदद करेगी, जीपीएस की तुलना में नाविक कितना सटीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो जीपीएस का भारतीय संस्करण है ना, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसरो अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 फ्रिक्वेंसी पेश करेगा। तो अगले उपग्रह NVS-01 से शुरू होकर जो नागरिक नौवहन उपयोग के लिए एक L1 बैंड का उपयोग होगा। इस नाविक ग्रुप में ना 7 उपग्रह हैं अब तक, जो पोजिशनिंग डेटा प्रदान करने के लिए 2 आवृत्तियों का उपयोग करते हैं, L5 और S बैंड। मतलब एक L5 बैंड है और एक S बैंड है। इन उपग्रहों को बदलने के लिए बनाए गए नए उपग्रह NVS-01 के बाद भी L1 फ्रिक्वेंसी होगी। L1 सबसे पुराना और सबसे स्थापित जीपीएस सिग्नल है, जिसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे कम परिष्कृत नागरिक उपयोग करने वाले सभी इक्विपमेंट्स में भी प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। इस प्रकार इस बैंड के साथ नागरिक उपयोग के उपकरणों में नाविक का उपयोग बढ़ जाएगा। तो जीपीएस से का जो अल्टरनेटिव होगा, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो है भारत का IRNS जो है नाविक, ये भारत का होगा, तो हमें अन्य दूसरे देशों के जो जीपीएस है या ग्लोनास है या फिर चाइना का बाइडू है, कंपास, जब इन सभी पर ज़्यादा निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रीजन से, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से, जो भारत की भूमि है, मतलब भारत देश का जो भूमि है, उसके मेन लैंड से 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है अपनी सुविधाएं प्रदान करेगा। अभी नाविक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है ये जानते हैं। तो नाविक का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जा रहा है, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित डेटा को ट्रैक करने के लिए भी किया जा रहा है। सरकार अब स्मार्टफोन में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार ने कहा कि जनवरी 2023 से सभी स्मार्टफोन में नाविक नाविक को जो है यूज करने की जो है सूचना जो है वो सेलफोन कंपनियों, स्मार्टफोन कंपनियों को प्रोवाइड कर चुकी है। सरकार ने टेक दिग्गजों से स्मार्टफोन को नाविक के अनुकूल बनाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि सैमसंग, शाओमी और एप्पल की को इसकी चिंता थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सैमसंग और एप्पल को छोड़कर लगभग लगभग जो सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं, उन्होंने लगभग इसे अपना लिया है। प्रारंभ में सभी कंपनियां इस बात से डर रही थी कि उन्हें जो है इसमें हार्डवेयर और जो एसओसी होता है ना, सिस्टम ऑन चिप, उनमें जो है चेंजिंग करने की आवश्यकता होगी और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ये सही है, और इसमें जो है जो अभी जो फ़ोन बनकर आ चुके हैं, यदि वो 2023 तक नहीं बिके तो उन पर भी ऐसा होगा। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन जितने भी आएंगे जनवरी 2023 तक सब के सब नाविक से लैस होने चाहिए और नाविक के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए।
जिसे फ़ोन निर्माताओं ने पूरा करने के लिए बहुत अपनी जो आवश्यकता उसमें कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जैसे पोको X3 है या फिर वीवो के कुछ फ़ोन हैं और इस एमआई के कुछ फ़ोन हैं, वन प्लस के फ़ोन हैं, तो इन्होंने जो है बहुत आसानी से अपनी स्मार्टफ़ोन लॉन्च भी कर दिए हैं नाविक के साथ। तो नाविक के क्या एडवांटेज होंगे? भारत सरकार का कहना है कि भारत को अन्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे जो पोजिशनिंग सिस्टम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो है संकट के समय नागरिकों के निलंबन की जोखिम में है। जी हाँ, संकट के समय कई बार ऐसा होता है कि जो विदेशी सरकारें होती हैं या जिनका ये अपना पोजिशनिंग सिस्टम होता है, वो इसे देने से मना कर देते हैं। कारगिल के दौरान भी यही हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट ने अपना जीपीएस भारत को इसलिए नहीं प्रोवाइड किया, जीपीएस की के द्वारा जो सूचनाएं होती वो इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। बाद में हमें इसराइल के द्वारा ऐसा सपोर्ट मिला और इसराइल ने हमें जो है सही इन्फॉर्मेशन प्रदान की। फिलहाल यह जो नाविक है यह भारत के बहुत सारे लगभग सभी भी जितने भी रियल टाइम लोकेशन प्रोवाइडर होंगे उनमें कार्य करेगा। मिलिट्री पहले से ही इसका यूज़ कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी यूज़ कर रही है। और इसमें ये बताया गया कि यह जो है ना नाविक स्वदेशी है और अन्य प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक एक्यूरेट है। भारत के बाहर पूरी तरह से प्रचलित समूह और ग्राउंड स्टेशनों के साथ इसरो जापान और फ्रांस में ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है, ताकि नाविक कवरेज के तहत पूरे क्षेत्र को बेहतर ढंग से त्रिकोणित किया जा सके। प्रणाली और अधिक बनने की संभावना है। ये जो सिस्टम है जीपीएस से एक्यूरेट, भारत के ऊपर सभी सीधे रखे गए उपग्रह जीपीएस की तुलना में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संकेतों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, जो भारत को एक कोण पर प्राप्त होता है, जिससे घने जंगलों, घाटियों या फिर आपदा प्रबंधन के समय किसी भी जब मतलब कोई भी आपदा होती है तो ऐसे समय में वहाँ तक पहुँचना जो मुश्किल हो जाता था, ऐसा नहीं होगा अब। नाविक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कर देगा मॉडल, क्योंकि नाविक जो है अन्य जो जीपीएस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यूएस के स्वामित्व वाले जीपीएस के अलावा अन्य प्रमुख नेविगेशनल सिस्टम यूरोपीय संघ के जैसे गैलीलियो हैं, रूस का जो ग्लोनास है, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस को जान नहीं रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चीन का बाइडू है जिसे हम कंपास के द्वारा आप स्मार्टफोन में देखेंगे आमतौर पर जामी, रियलमी, पोको या फिर अन्य जो जितने भी चाइनीज़ कंपनी है वन प्लस, उनमें ये बाइडू नाम का एक दिया रहता है जिसका नाम कंपास होता है। कंपास ही एक जीपीएस की भांति जो है नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट रखता है। वहीं पे जो ग्लोनास है वो तकरीबन 24 सैटेलाइट, QZSS अभी 3 है इसके पास सैटेलाइट, लेकिन बाद में ये जो है अपना बढ़ा के 7-8 करेंगे। भारत के का जो नाविक है उसके पास तकरीबन 7 से 8 सैटेलाइट है। जो रशिया का ग्लोनास है और यूएस का जीपीएस है और चीन के जो बाइडू है ना, ये पूरे ग्लोबल पर निगरानी कर सकते हैं। वहीं QZSS जो है जापान द्वारा संचालित एशिया ओशिनिया क्षेत्र को कवर करती है और एक अन्य क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली भी है। भारत का भी जो नाविक है वो क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली ही है। तो इसमें 7 सैटेलाइट सिस्टम होंगे जो भारत के मेन लैंड से 1500 किलोमीटर तक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइडर्स ये जो है एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन और टाइमिंग सर्विसेज प्रदान करेंगे। इनका बेनिफिट ये होगा हम मछुआरों को चेतावनी दे सकते हैं, किसानों और अन्य जो भारत के पड़ोसी देश हैं या फिर सार्क रीजन के हैं या भारत के क्षेत्र में जो हैं उन तक हम बहुत आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसके अन्य लाभ होंगे प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और समुद्रिक नौवहन में, आपदा प्रबंधन में लाभ होगा, व्हीकल ट्रैकिंग और जो जो फ्लीट मैनेजमेंट होता है यानी कि युद्ध विमान होते हैं उन सभी को भी ये कनेक्ट करके आसानी से जो है रियल टाइम लोकेशन की प्रोवाइड कर सकता है पोजीशन से संबंधित। इसके अतिरिक्त इसमें विजुअल और वॉइस नेविगेशन प्रणाली भी है जो ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। मैपिंग और जियो डेटा कैप्चर है, बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं जो पर्वतारोहियों के लिए भी काम आएंगी। तो भारत सरकार चाहती है कि अब कमर्शियल यूज के लिए भी नाविक का उपयोग किया जा सके। इसी कारण से इसरो जो है फ्यूचर सैटेलाइट्स में एडिशनल फ्रिक्वेंसी ऐड करने जा रही है। तो नाविक समूह में 7 उपग्रह अब तक पोजिशनिंग डेटा L5 और S बैंड प्रदान करने के लिए 2 आवृत्तियों का उपयोग करते हैं। इन उपग्रहों को बदलने के लिए बनाए गए नए नए उपग्रह NVS-01 में भी 11 फ्रिक्वेंसी होगी, जिसका उपयोग उन उपकरणों द्वारा होगा जो लो पावर सिंगल फ्रिक्वेंसी चिप्स और स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन या फिर जो हाउस में जो सिस्टम चलते हैं उनको उनमें काम आया जा सके। आपको बता दें कि नाविक सक्षम चिपसेट ने पहली बार 2019 में सेलफोन के लिए अपना रास्ता बना ही लिया है। भले ही
ये जो कॉन्स्टिलेशन के पहले 3 उपग्रह 2013 और 14 में लॉन्च किए गए थे, तब भी भारत में नाविक प्रणाली का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नाविक को जो है सार्वजनिक वाहन सुरक्षा, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली और मछुआरों की सुरक्षा जैसी चेतावनी परियोजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार जो है इसका उपयोग कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल आधारित आपातकालीन चेतावनी, समय प्रसार, जियोडेटिक नेटवर्क और मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया में भी है। इसके अलावा देश में उपलब्ध मोबाइल फ़ोन, कई ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो पहले से ही इस प्रकार के सिग्नल को प्राप्त करने के लिए अपने चिपसेट का उपयोग कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है नाविक प्रणाली का प्रदर्शन अन्य ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बराबर होगा। जितने भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होंगे उन सभी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार और इसरो का जो ये एक सपना था कि हम जो है एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखें और उस हमारे नागरिक और हमारे जितने भी विभाग हैं उनका उपयोग करें, तो ये सपना पूरा हो गया है। इस प्रकार हम देखें कि भारत जो है इसरो ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया है और इससे जो है हमें हमारी जो डिपेंडेंसी अन्य राष्ट्रों पर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी।